नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद की बिलारी में जनसभा को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में अराजकता फैलाने वाले लोगों से सरकार सख्ती से निपटी है। ये लोग फिर से गर्मी दिखा रहे हैं। 10 मार्च को फिर से बीजेपी की सरकार आने दीजिए, इनकी गर्मी को शांत करवाने का काम करेगी सरकार। सीएम ने साथ ही कहा कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं, उनको सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। हमारे युवाओं को भी रोजगार की चिंता करने की जरूरत नहीं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। हम इस साल अपने युवाओं को 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने जा रहे हैं। बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह की ओर से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। इसके बाद भाजपा के कुछ नेता उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी टिकट की पेशकश कर डाली है, लेकिन विधायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और 11 फरवरी को नामांकन करने की घोषणा भी हुई है। वहीं विधायक की ओर से चुनाव प्रचार भी क्षेत्र में शुरू करने के साथ मतदाताओं संग जनसंपर्क शुरू हो चुका है। विधायक की बगावत से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व भी असहज नजर जरूर आ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जनता के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा, मेरी लड़ाई सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त से है। टिकट न देकर के हमारा अपमान लोग किए हैं, मेरे साधना का अपमान किए हैं, इसलिए अपमान को मैं चुनौती समझता हूं और कोशिश करूंगा कि बलिया जनपद में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट भी डालूं। मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं हर क्षेत्र में जाऊंगा, हर क्षेत्र में कोशिश करूंगा और अपने शुभचिंतकों से, बलिया जनपद के समस्त शुभचिंतकों से, हमारे प्रेमी जो भी लोग हैं, समस्त शिक्षक लोगों से, प्राइमरी से लेकर के महाविद्यालय तक के समस्त शिक्षक भाइयों से भी प्रार्थना करता हूं कि इतना संवेदनहीन और मैं तो कह सकता हूं कि चिंतनहीन पार्टी को बिल्कुल हराया जाना चाहिए। बलिया की धरती पर एक संदेश जाना चाहिए कि टिकट दिल्ली से नहीं बढ़ता, बल्कि जनता के दिल से बढ़ता है। आज बैरिया के जनता ने मुझको प्रमाणित संदेश दे दिया, मैं पूरे दिल्ली को संदेश दे दिया। आज 20,000 लोग सड़कों पर थे और लोगों ने संदेश दे दिया कि दिल्ली वाले भले टिकट सुरेंद्र सिंह को नहीं दिए हैं, लेकिन द्वावा के लाखों लोगों का दिल जो है हमको टिकट दिया है और जनता के उस दिल के बल पर मैं चुनाव लड़ूंगा। और बदायूं में सुबह से हो रही बारिश के कारण दातागंज विधानसभा क्षेत्र के ढिलवारी में होने वाली उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा निरस्त हो गई। जहां हेलीपैड बनाया गया था, वहां पर पानी भर गया। बदायूं, बिलसी और बिसौली में होने वाली जनसभाओं को लेकर आज असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष शाक्य ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दातागंज में होने वाली डिप्टी सीएम की जनसभा निरस्त हो गई है। अन्य जनसभाओं को लेकर अभी मौसम का रुख देखा जा रहा है। आपको ये बता दें कि दोपहर को 11:30 बजे दातागंज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज ढिलवारी में सभा होनी थी, लेकिन ये हो नहीं सकी। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि लगातार जो है चुनावी मौसम बना हुआ है और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बरेली पहुंचकर, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता भी की, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में किसान राज्य सरकार को सबक जरूर सिखाएगी। तो इन कृषि कानूनों के मुद्दे पर भारत सरकार की नीयत साफ नहीं है। समझौते की बात पर सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सरकार के इस रवैये के चलते हम प्रदेश में मुहिम चलाकर सरकार को सजा दिलवाएंगे। भाई किसी को तो जाएगा नहीं, जब बीजेपी को किसान वोट नहीं देगा और क्या बता किसको देगा भाई। देखो, हमने ये कहा कि नोटा नहीं दबाना। नोटा दबाने का मतलब है कि सरकार से जिससे नाराजगी है उसी को फायदा देना। वोट बिल्कुल ठोक कर दो। किसको देना है? अरे दे लगा वो अपने आप आधे रेट में बिजली नहीं बेच कर। किसान बहुत जागरूक है। आपको बताने की आवश्यकता है कि भाजपा का विरोध करने की है जी। भारतीय जनता सरकार का निकल रहे हम, सरकार का नहीं, तो आप अपने किसानों सरकार का विरोध कर रहे हैं हम। छोड़ दीजिए, अपने मन से दें। क्यों हाथ दे लेंगे? सरकार का विरोध तो करेंगे, और किसका करेंगे विरोध? जगह जगह मतलब ये हुआ। हाँ, इसका मतलब जो आप समझ रहे, इसका मतलब जो आप समझ रहे वही हुआ। लेकिन कहोगे आप अपने मुंह से, हम नहीं कहते ना, हम नहीं कहते भाई। हम हैं नॉन पॉलिटिकल, हम वोट की बात करते ही नहीं। वो तो आप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रामपुर में विजय रथ लेकर आने वाले थे, लेकिन सुबह से हो रही बारिश की वजह से उनका रामपुर का दौरा भी स्थगित होना पड़ा।
समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। ट्वीट में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज रामपुर में होने वाला कार्यक्रम खराब मौसम के चलते स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम की अगली तारीख जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। आगामी चुनाव के पहले चरण के मतदान के अब केवल एक ही दिन बचे हुए हैं, जिसको लेकर प्रदेश भर में चुनावी घमासान मचा हुआ है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। इस लिस्ट में बलरामपुर की तुलसीपुर सीट से मसूद आलम, उतरौला से हसीब हसन को उतारा गया है। सिद्धार्थनगर की बांसी सीट से अमर सिंह चौधरी को टिकट मिला। गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से कैप्टन ब्रजेश चंद्र लाल को प्रत्याशी नियुक्त किया गया है। तो इस रण में बीएसपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता में वापसी के लिए भी जतन जारी है। इस क्रम में पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। अब इस तब्दीली में क्या कुछ निकलकर सामने आया वो समझिए। केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सीट से प्रत्याशी तब्दील हुआ है और इस तरह से अयोध्या की जो रुदौली सीट है वहां से भी नया प्रत्याशी घोषित हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर नए प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें 5वें चरण की सबसे चर्चित कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। सिराथू सीट से पार्टी ने अब मुनसब अली को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले यहां से संतोष कुमार त्रिपाठी को टिकट दिया गया। दूसरे चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आते ही जिले में राजनीतिक गतिविधियां भी काफी तेज हो गई हैं। बरेली में भी दूसरे चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मतदान से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले में बीजेपी नेताओं में दम भरने का काम कर रहे हैं। 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे जनसभा करते हुए लोगों को संबोधित करेंगे। फिलहाल रबड़ फैक्ट्री का मैदान कार्यक्रम के लिए उसको तय कर दिया गया है। यूपी में कल होने वाले पहले चरण के चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो वहीं इसके बाद लखनऊ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BD राम तिवारी ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत की। सुनिए। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों पर कल पहले फेज का चुनाव होने वाला है। क्या इंतजाम है, क्या तैयारी है और कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर BD राम तिवारी जी हैं, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। सर, कल पहले फेज का चुनाव है, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से प्लानिंग की गई है कि फर्जी वोटिंग ना पड़ पाए और भी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से? देखिए, प्रथम चरण में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर बूथ पर पूरी इंतजामात किए गए हैं और जो आपने कहा कि कोई फर्जी वोटिंग न हो, तो इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल है और इस तरह करना एक बहुत दंडनीय अपराध है और हर स्तर पर इसके निगरानी की व्यवस्था है। और आप जानते हैं बूथ के अंदर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होते हैं। साथ ही 50% से ज़्यादा बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जा रही है। शेष जो अन्य संवेदनशील प्रकृति के बूथ होंगे वहां पर वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, तो जिससे किसी भी तरह के फर्जी मतदान या इस तरह की घटनाएं कहीं भी ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की गई है। और आज जैसे कि पोलिंग पार्टियां अपने बूथों के लिए लगभग रवाना हो रही हैं सभी जिलों से, और सभी बूथों पर जो दिव्यांगजन, बुजुर्गजन, इनके लिए मतदान की विशेष व्यवस्था और इनके लिए जो है हमारे वॉलंटियर्स की व्यवस्था है। साथ ही प्रत्येक बूथ पर कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मतदान कर सके। इस बार मतदान का समय भी 1 घंटा बढ़ाया गया है और आप जानते हैं कि उस समय तक भी जितने भी मतदाता बूथ पर होंगे सबको पर्चियां वितरित कराई जाती हैं और सभी का मतदान सुनिश्चित कराया जाता है। सर, पश्चिम क्षेत्र में पहला फेज का चुनाव है और पश्चिम में ज्यादातर गड़बड़ी को पिछले चुनाव की ओर बात करें तो देखा जाता है। कितनी वेबकास्टिंग की सुविधा की गई है कि आयोग किस तरीके से निगरानी कर रहा है उन क्रिटिकल जो बूथों पर? देखिए, निगरानी की व्यवस्था जो वेबकास्टिंग, अभी हमने बताया कि 50% से ज़्यादा बूथों पर जो है वेबकास्टिंग की जा रही है और सब जगह पर हमारी स्टैटिक सर्विलांस और सारी टीमें मौजूद हैं और राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं उनके जो है एजेंट्स भी होते हैं हर बूथ पर, और इसलिए कहीं किसी तरह के फर्जी मतदान की कोई भी संभावना नहीं होगी। शुक्रिया सर।
तो ये वीडी राम तिवारी थे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिनका साफ तौर से कहना था कि आयोग पूरी निगरानी करेगा, 50% से ज़्यादा पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी ताकि किसी प्रकार से फर्जी वोटिंग न होने पावे, और मतदाताओं से एक अपील की है कि सभी अपने मतदान का प्रयोग करें। पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। जेपी सपा के बाद आज कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने की कवायद की है। 20 लाख नौकरी, महिलाओं को 40% आरक्षण देने का वादा। ऐसे में हमारे सहयोगी ने बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से खास बातचीत की। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। लक्ष्मी जी, आज कांग्रेस ने आज अपना उन्नति विधान जारी किया है, जिसमें युवाओं को 20 लाख नौकरी की वादा की गई है, साथ साथ महिलाओं को 40% आरक्षण की नौकरी में बात कही गई है, किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का भी प्रियंका गांधी ने वादा किया। इस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि वादा कुछ भी कर लो, जब सरकार में नहीं आना है तो प्रलोभन दे के जनता को गुमराह कर लो, सरकार में तो आना नहीं उनको। दूसरी बात यह है कि महिलाओं को 40% बात कर रही हैं। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसने महिलाओं का आरक्षण विधेयक संसद में पास नहीं होने दिया, तो आज किस मुंह से बात कर रही है। तीसरी बात है किसानों का कर्ज माफ करने का। हमको कोई आपत्ति नहीं है, अर्थव्यवस्था अलाउ करे तो वो करें। हम उनके घोषणा पत्र पर या उनके संकल्प पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे कि हमें तो, क्योंकि 9 कितने बार है, जजमान आगे आ रहे हैं, सरकार में जाना है, सरकार में जाना तो अपने संकल्प पत्र को हमें पूरा करना है। इसलिए हमने जो वादे किए हैं, अपनी जितनी हमारी चादर है उतने ही पैर हमने फैलाए हैं, लेकिन उनके वादों की जो असीमितता है वो जाने, सरकार में आना नहीं है, वादा कुछ भी कर दें। लक्ष्मी जी, यहाँ पे एक मेरा सवाल है कि जहाँ तक किसानों का मुद्दा है, लगातार हर पार्टियां दावा कर रही हैं कि अगर हम सरकार में आते तो किसानों को पूरा कर्ज माफ कर देंगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना भुगतान को लेकर कहा कि हम 14 दिन के अंदर। क्या बजट आपको इसका अधिकार नहीं देता कि बजट के क्षेत्र से बाहर हो जाता है कि किसानों का कर्ज माफ अगर नहीं हो पाता तो क्यों ना हम उन्हें बगैर ब्याज के लोन दें, ताकि ये समस्या ही उत्पन्न ना हो? सच तो ये है, आपका सुझाव अपनी जगह ठीक है। निःशुल्क देने की आदत को हमको रोकना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और हम उस वर्ग को जिसके सामने समस्या है, जिसको हम मदद करना चाहते हैं, उसके लिए कोई इस प्रकार की मदद करनी चाहिए जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ना बजट। शुल्क तो भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है ना, एलपीजी गैस। नहीं, मैंने क्या कहा, ये मैंने व्यक्तिगत राय दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक एलपीजी गैस का सवाल है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से ने गांव में बैठी हुई बहन को, मां को, आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने फूकने से बचाया है, फेफड़े खराब होने से और आंख खराब होने से बचाया है। ये जो 2 सिलेंडर देने की बात कही है, वो उन्होंने भावनात्मक कही है कि एक होली पर और एक दिवाली पर। ये भी एक सवाल कि कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी को अहम सीटों पे समर्थन दे रही है, जैसे कि जहां पे करहल सीट से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं वहां पे समर्थन दे रही है, शिवपाल यादव को जसवंत नगर सीट पे दे रही है। अब जो है समाजवादी पार्टी ने आराधना मिश्रा को रामपुर खास पे समर्थन दिया। इस पर भाजपा का क्या कहना है? पिछले चुनाव में राहुल जी और माननीय अखिलेश जी की एक जोड़ी थी, नारा था जनता को ये जोड़ी पसंद है। जनता ने उस जोड़ी को नकार दिया और आज दुर्भाग्य ये है कि वो जोड़ी साथ साथ बैठने को तैयार नहीं है। अच्छा होता कि खुलकर सामने साथ आते, दोनों फिर मिलकर एक होकर लड़ते तो समझ में आती बात। अब सामने तो आ नहीं रहे और उनके प्रमुख नेताओं को आप समर्थन हो जाए इसके लिए उनके वाकओवर दे रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को हराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग सपा के कार्यकर्ताओं को हराएंगे, कोशिश करेंगे उन सीटों पर हराने की, सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हराएगी, लेकिन नेताओं को बचाएंगे केवल। तो ये पद्धति तो उचित नहीं है, कार्यकर्ता के बिना नेता नहीं है। लक्ष्मी जी, चुनाव नजदीक है, मुसलमानों के समुदाय को जो है हर कोई पोलराइज करने की कोशिश करे। इस समय हिजाब का मुद्दा सबसे अहम है, पूरा देश गर्म है इस मुद्दे को लेकर। एक धड़ा कह रहा है कि ये कानूनी अधिकार है, जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा महिलाएं जो मन वो पहने। दूसरा धड़ा कह रहा है कि दूसरा धड़ा का मतलब है हमारा भाजपा से कि स्कूल ड्रेस कोड जो है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं किसी संस्थान में नौकरी कर रहा हूं या किसी संस्थान में पढ़ाई कर रहा हूं,
तो उसका जो सामान्य नियम और परंपराएं उनका पालन करना मेरा कर्तव्य है, तभी तो मुझे वो संस्थान है, वो स्कूल मेरी मदद करेगा। तब ड्रेस कोड का तो पालन करना चाहिए, वो चाहे जैसा भी ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड स्कूल के प्रबंधन का है, उसमें कोई धार्मिक प्रबंधन के आधार पर ड्रेस कोड के उल्लंघन की बात हमको नहीं उचित नहीं मानता। लेकिन ये इस पे ये कहा जा रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन है, जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 पढ़ना चाहिए, जिसमें संवैधानिक अधिकार हर किसी को दिया गया अपनी बातों को कहने को, अपने साज सज्जा हमें कैसे करना है, कौन सा कपड़ा हमें पहनना, ये तो हमारा अधिकार है ना। आदरणीय ओवैसी जी संविधान और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। एक बात केवल विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं मैं उनसे कि संविधान में जो अधिकार दिए, मैं संविधान में एक अधिकार दिया हुआ है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है। अब जब शिक्षा पढ़ने जिस संस्थान में हम जाएंगे, उस संस्थान के नियम कायदे और अनुशासन का हम पालन नहीं करेंगे तो संविधान के मूल अधिकार का हनन है नहीं है। ये धार्मिक कट्टरता के नाम पर मुख्य धारा से पढ़ने लिखने वाले नौजवान जो शामिल होकर मुख्य धारा में आना चाहते हैं पढ़ लिख करके, उनको अलग करने का षड्यंत्र है ये अपने समाज के नौजवान लड़के लड़कियों के साथ गलती कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। जहां तक हिजाब का सवाल है, उन पर भी कहा कि ये जिस भी आप संस्था में पढ़ते हैं वहां के नियम कायदे कानून से चलना चाहिए। जहां तक कांग्रेस के बाद कांग्रेस सवाल करे, कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करे, सरकार में तो आना नहीं है, तो लोक लुभावने वादे करने का उनका अधिकार है। कैमरामैन अमन के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात देवभूमि की करते हैं। बीजेपी की ओर से आज घोषणा पत्र जारी हुआ है। देवभूमि में कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस संगठन महासचिव मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी ने 2017 से 2022 तक जो घोषणा पत्र पहले जारी किया था, उसके प्रथम बिंदु को भी पूरा नहीं कर पाई है। बीजेपी ने उस समय कहा था कि लोकायुक्त बनाएंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा, बीजेपी जुमलेबाजों की सरकार है। 2017 से 22 तक क्या क्या काम होने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसके पहले बिंदु को पूरी न कर पाई हो। लोकायुक्त तो बन गया, छात्रों को स्कॉलरशिप मिल गई, बिजली मुफ्त मिली किसानों को, ये भी एक नया घोषणा पत्र और ठगने के लिए, छलने के लिए एक झूठ का पुलिंदा, एक जुमलों का पुलिंदा और आ गया है, बाकी कुछ नहीं है। तो वहीं रामनगर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र पाल के प्रचार में पहुंचे पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा का घमंड चरम पर पहुंच गया है और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। इस तरह इस बार इनका घमंड भी खत्म हो जाएगा और कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। आपको बता दें कि रामनगर से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के प्रचार में पहुंचे पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा घोटालों की सरकार है, चाहे कोई भी योजना हो, वो योजनाएं आम आदमी तक नहीं पहुंचती हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। मैं कल रामनगर आया हूँ खटिमा से होते हुए, और जिस तरह मैंने, चाहे खटिमा हो चाहे रामनगर हो, जिस तरह नौजवानों में, भाइयों बहनों में, विशेषकर महिलाओं में उत्साह है और लोगों ने इस बार परिवर्तन करने का मन बनाया। हर घर नल, हर घर जल की जो बात थी वो पूरी तरह फेल हो गई। वो केवल बिचौलियों और उनकी जेबों में पैसा चला गया और लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ एक हॉस्पिटल था, कोरोना में लोगों ने उस हॉस्पिटल के कारण लोगों को बहुत दिक्कत हुई, बहुत लोगों को हमने खोया है। लोगों को हल्द्वानी इलाज के लिए जाना पड़ता था और उसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। कांग्रेस ने वायदा किया है। कालाढूंगी विधानसभा का चुनाव रोचक होता जा रहा है। कालाढूंगी से कांग्रेस के उम्मीदवार महेश शर्मा ने कहा कि 2012 में मुझे टिकट मिलता तो बंशीधर भगत का राजयोग वहीं खत्म हो जाता। इस बार मंत्री जी का नहीं बन रहा योग, इसलिए खत्म होगा राजयोग। कालाढूंगी विधानसभा में परिवर्तन की लहर है और जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। देखिए, कांग्रेस ने कोई दुरुपयोग नहीं किया। अगर कांग्रेस में विघटन नहीं होता तो फिर भी एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही। कांग्रेस ने काम किया था, लेकिन कुछ गलतफहमी में कांग्रेस का एक गुट टूट के भारतीय जनता पार्टी में चले गया, उसका उनको लाभ मिला। नहीं तो कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बन रही थी। जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, 3
विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन हुआ था और तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस हमेशा काम करती है और विकास के मुद्दे पे वोट मांगती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह भावनात्मक मुद्दे उठा करके, इधर उधर की बातें करके, दूसरे की किल्लियां उड़ा के ऐसे नहीं जीतती चुनाव। तो उत्तराखंड में सियासत तो चरम पर है ही, दूसरी तरफ 3 मई से जो है अक्षय तृतीया के दिन से ही कपाट भी खुल जाएंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।